एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न के पत्र के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, इसका हमने मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है। 2022 में किस प्रकार से प्रश्न शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना होगा, आपका पेपर किस प्रकार से आएगा, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपको पेपर मिलता है तो खंड को 3 सेक्शन में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है, खंड आ का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? इस प्रकार से 3 खंड में बाँट दिया जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे खंड आ देख पा रहे हैं, इसका मतलब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय से आपसे 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय से आपसे 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? बात करें जो अति लघु उत्तरीय है, इसके सभी प्रश्न 10 के 10 आपको करने होते हैं और इनका जवाब आपको कम से कम जो है 50 शब्दों में देना होता है। लगभग 50 शब्दों में आपको क्या करना होता है, इसका जवाब देना होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए, ठीक है? शिक्षा दर्शन को आपको परिभाषित करना है। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? तो उन्होंने लिखा है प्रथम दर्शन, जो इसको पूरा देखिएगा। एक काम कीजिए, आपकी एक कॉपी ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए। कलम ले लेंगे, साथ में कॉपी ले लेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एक-एक प्रश्न का जवाब आप अगर लिखते चलेंगे तो ये आपका साथ-साथ में तैयार होता चलेगा। मन करे तो वीडियो को यहीं पे पॉज़ कर दीजिए और उसके बाद पहले आप कलम और कॉपी लेकर के आइए, फिर इन चीज़ों को देखिए और साथ-साथ में लिखते चलिए जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है? बाकी यहाँ पे भाषाएँ होती हैं, भाषाओं को आप घुमा-फिरा के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे डाटा होते हैं, उनको आपको फैक्ट लिखना होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, जवाब कुछ इस प्रकार से आपको देना होगा कि कनिंघम महोदय ने लिखा है कि प्रथम दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है, ठीक है? इस प्रकार शिक्षा दर्शन की शिक्षा समस्याओं को उसके सभी मुख्य पक्षों में देखता है। द्वितीय दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। इसलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए जोड़ देता है, ठीक है? जो तात्कालिक हैं तथा जिनका वैधानिक वैधानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नीचे वो लाइन छोड़ के लिखिएगा उदाहरणार्थ, उसमें आपको बताना है छात्र योग्यता के मापन की समस्या, ठीक है? छात्र योग्यता के मापन की समस्या, ठीक है? फिर आपको आगे लिखना रहेगा, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। क्या है? एक विषय है जो शिक्षा की गहन समस्याओं का तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन ही क्या कहलाता है? शिक्षा दर्शन कहलाता है, ठीक है? तो ये आपका जो पहला प्रश्न है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है, आपको लग रहा है थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि अगर आपको पूरा पेपर अगर हम सॉल्व करवाएं तो मिनिमम 3 घंटे लग सकते हैं। मिनिमम का मतलब कम से कम जो है 3 घंटे लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको बढ़ाने का कोशिश करें तो 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझाना भी रहता है, ठीक है? लिखना ही नहीं, अगर लिखना हो तो आदमी आराम से 3 घंटे में पूरा पेपर कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ों को खींच रहे हैं कि जल्दी-जल्दी जो है आपका क्या हो जाए, सारे प्रश्न कवर कर लिए जाएँ। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक करते रहो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ शेयर करो। वो भी लाभान्वित हों और उनको भी लगे कि हाँ, जो है हमारी हेल्प कोई कर रहा है, ठीक है? और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको पेपर 2 चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर 2 बना के दूँगा। अगर आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से आपकी पढ़ाई रेगुलर कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि वेदांत का शिक्षा दर्शन क्या है? जो वेदांत है उसका शिक्षा दर्शन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको जवाब इस प्रकार से देना होगा कि भारतीय चिंतन का चरम उत्कर्ष वेदांत दर्शन में मिलता है, ठीक है? वेदांत शाखा के आदि प्रवर्तक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है, ठीक है? वेदांत दर्शन की
एक और शाखा विशिष्ट द्वैत वेदांत है, ठीक है, जिसके प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य थे। कौन थे? श्री रामानुजाचार्य थे, ये आपको नाम याद रखना है। फिर आगे आपको लिखना है कि शिक्षा की दृष्टि से दोनों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। शिक्षा का संप्रत्यय शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। जो मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? मुक्ति है। किसके अनुसार? तो शंकराचार्य जी के अनुसार है, ठीक है। और आगे उन्होंने लिखा है कि और इस मुक्ति के लिए उन्हें ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं कि जो ये मुक्ति है इसके लिए क्या किया है? उन्होंने ज्ञान मार्ग का क्या किया है? समर्थन किया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य को जब यह ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्य है और शेष सब असत्य है, तभी वह सांसारिक मोह माया से मुक्त होता है, भेद दृष्टि का से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है, ठीक है। इस ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है, अर्थात सा विद्या या विमुक्ति का समर्थन किया है, ठीक है। मतलब सा विद्या या विमुक्ति का उन्होंने क्या किया है? समर्थन किया है। तो आई होप ये दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, ठीक है। 3 डॉट पे जाइए और वहाँ पे आपको प्ले स्पीड दिखाई देगी और प्ले स्पीड पे जाके आप इस स्पीड को थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको धीमी लगती है तो आप बढ़ा के देखिए, कम लगती है तो आप उसको मतलब बढ़ा के देखिए, और अगर तेज लगती है तो आप उसको कम करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। बौद्ध दर्शन से आपका अभिप्राय पूछ रहा है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि बौद्ध दर्शन नैतिक जीवन का दर्शन है। इस दर्शन में प्रतिपादक महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। इस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध जी थे, ये सभी को पता है। भगवान बुद्ध ने तत्व मीमांसा की विवेचना के में समय लगाना अनुपयोगी समझा, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन में उन्नत करने की सहायता मिलती, ठीक है। उन्नत करने की सहायता नहीं मिलती। बुद्ध का मानना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण ना हो, उनके साधन की चेष्टा व्यर्थ है, ठीक है। बुद्ध ने पूर्व प्रचलित अनेक दार्शनिक मतों के को युक्तिहीन और निराधार प्रतिपादित किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष और संदिग्ध विषयों के बारे में तर्क और परित्याग किया, क्योंकि उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। यहीं पे आपका तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? समाप्त होता है। अगर इन चीज़ों को आप लिख पा रहे हैं तो साथ साथ में लिखते चलिए, नहीं तो अगर आप समझ पा रहे हैं तब तो अच्छी ही बात है, ठीक है। कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं आपका चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैन दर्शन के में अनुशासन की अवधारणा आपको बतानी है कि अनुशासन की अवधारणा क्या है जैन दर्शन में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि जैन दर्शन में शिक्षा प्राप्ति के लिए अत्यंत कठोर अनुशासन का प्रावधान किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार बिना संयम तथा विनय के शिक्षा संभव नहीं है। अगर आपके अंदर संयम और विनय नहीं है तो आप शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। एक अन्य जैनागम के अनुसार अनुशासन के निम्न 8 गुणों को उन्होंने क्या है? बताया है। कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला गुण उन्होंने बताया है कि हसोड़ ना हो, अर्थात ज्ञान का उपहास ना करना। उन्होंने कहा है किसी भी ज्ञान का आप उपहास नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बारे में आप कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे। दूसरा उन्होंने बताया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। तीसरा बताया है कठोर तथा अप्रिय ना बोलना, मतलब आपको ये ऐसा चीज ना बोले जिससे आदमी को, सामने वाले को बुरा लगे। आप कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। या अप्रिय, अप्रिय का मतलब होता है जो किसी को पसंद ना आए, उस वाणी का प्रयोग आप वहां पे ना करें। चौथा इन्होंने बताया है कि चित्रवान होना चाहिए आपको, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए? प्रोनाउंसिएशन में चरित्रवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदमी का एक अपना चरित्र होना चाहिए, जिसके हर आदमी के नज़र में आपका एक चरित्र छवि दिखाई पड़े कि हाँ ये भाई ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पांचवा जो है बताया है, क्या बताया है? कि आचरण शुद्ध होना। क्या बताया है मेरे प्यारे दोस्त? आचरण शुद्ध होना। इन्होंने अनुशासन का ये पांचवा वो बताया है, ठीक है। छठा नंबर इन्होंने बताया है लोलुपता से दूर होना। लोलुपता मतलब होता है कि आप किसी के प्रति लाभान्वित नहीं, मतलब दौड़ नहीं सकते हैं उसको। अब लोलुपता का मतलब ये हुआ कि आप किसी के प्रति अपनी लालच नहीं दिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे स्त्री हो चाहे कोई वस्तु हो, आप उसके प्रति लालच नहीं दिखा सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा है क्रोध ना करना, आप किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते हैं। आठवां उन्होंने बताया है कि सत्य
का सदैव अनुगामी रहना, मतलब आपको हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ही करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये जो है जैन दर्शन के अनुशासन की अवधारणा भी आपकी क्या होती है, यहीं पे समाप्त होती है। ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर हो रही हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हो खटाखट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आओ, बताओ वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। आपको जो मर्जी कहे वो बोल सकते हैं आप कमेंट में, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मर्यादा में रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विश्व भारती की स्थापना के उद्देश्य बताइए, मतलब विश्व भारती की स्थापना क्यों हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि विश्व भारती की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने भारतीय संस्कृति और आदर्शों के प्रति शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था कि जो भारतीय संस्कृति है और जो आदर्श है उसके प्रति क्या करना है, शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सामने था, विश्व भारती को की स्थापना करने हेतु। ठीक है, बात करें विश्व भारती का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य सहबंधुत्व की भावना विकसित कर पूर्वी एवं पश्चिमी देशों में को एकता के सूत्र में आबद्ध करना और विश्व शांति की स्थापना करना था। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है विश्व भारती का, कि वो चाहते थे कि जो ये पूरा विश्व भारती है मतलब जो ये विश्व भारती है इसका उद्देश्य एक ये भी था कि ये सहबंधुत्व मतलब आपस में जो है भाई बंधु वाला जो भावना विकसित करे लोगों के अंदर, और जो पूर्वी और पश्चिम देश हैं उसमें क्या हो, एकता का सूत्र हो सके और आदमी आपस में मिलजुल के रहें, विश्व शांति बनी रहे। ठीक है, आगे आगे आपको लिखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती को एक ऐसी संस्कृति विश्व केंद्र बनाना चाहते थे जहां धर्म, साहित्य, विज्ञान, इतिहास के विषयों पर शोधपूर्ण अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है ये विश्व भारती की स्थापना का उद्देश्य भी क्या होता है, आपका संपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका मेरे प्यारे दोस्त छठा नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है। छठा नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है कि नव यथार्थवाद से क्या आशय है। यहाँ पे पूछ ले रहा है कि जो नव यथार्थवाद है इससे आपका क्या आशय है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि केवल साधारण व्यक्तियों तक ही यह विचारधारा सीमित नहीं रह सकती है। नव यथार्थवाद का विकास सविचार दार्शनिक संप्रदाय के रूप में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि इस प्रकार की यथार्थवाद या फिर आदर्शवाद तथा अध्यात्म शास्त्र के ज्ञान सिद्धांत का विरोध है। उसके बाद आपको लिखना है जो आदर्शवाद सिद्धांत में निहित है। आदर्शवादियों का विचार है कि अनुभव के गुण अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता के ऊपर निर्भर करता है और वो अपने आप उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरी लाइन से लिखना है कि एक पूर्ण और अविवेकी आत्मगत भावना को दूर करने के लिए इस ज्ञान सिद्धांत की धारणा करते हुए यह उनके लिए आवश्यक था कि वे ईश्वर में सार्वभौमिक ज्ञाता के रूप में विश्वास करें, जिसके मन में मानव अनुभवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं, चाहे उन मानव ज्ञाता जाने या न जाने। ठीक है, आगे लिखना है आपको कि लेकिन काल बदलने में यथार्थवादियों ने इस प्रकार के तर्क का खंडन किया। ठीक है, इसके स्थापना पर अपना अपना ज्ञान शास्त्र बनाया। फिर आगे आपको लिखना है कि विज्ञान के बढ़ने या मनुष्य के द्वारा विभिन्न आविष्कारों को करने से नव यथार्थवाद का विकास हुआ। यह यथार्थवाद का दूसरा रूप रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यथार्थवाद के बारे में भी क्या कर देना है मेरे प्यारे दोस्त, बता देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त, तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, क्या बताना है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने हैं। यहाँ पे आपका ये 7वां नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार बताने हैं। ठीक है, तो आपको उसका उत्तर जवाब इस प्रकार से देना होगा कि टैगोर द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला आपको उद्देश्य बताना है। पहला उद्देश्य आपका ये होगा कि पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए बालक का पूर्ण विकास करना। ये शिक्षा का पहला उद्देश्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य उन्होंने
उन्होंने ये बताया है कि बालक का व्यक्तिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास करना, ठीक है। तीसरा उद्देश्य इन्होंने ये बताया है कि बालक के शरीर का स्वास्थ्य और स्वाभाविक विकास में विकास एवं उनमें विभिन्न अंगों और इंद्रियों का प्रशिक्षित करना, ठीक है। ये तीसरा क्या बताया है, तीसरा उद्देश्य बताया है शिक्षा का। किसने बताया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है, ठीक है। फिर चौथा उद्देश्य उन्होंने ये बताया है कि बालक को वास्तविक जीवन की बातों, स्थितियों और पर्यावरण की जानकारी देकर एवं उनसे अनुकूलन कराने, ठीक है, अनुकूलन कराने उसके मस्तिष्क का विकास करना, ये कौन सा बताया है, चौथा उद्देश्य बताया है। तो किसने बताया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसका चौथा उद्देश्य ये बताया है, ठीक है। पांचवा उद्देश्य वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि बालक को धैर्य, शांति, आत्म अनुशासन, आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति और आंतरिक ज्ञान के मूल्यों से अवगत करा के उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, ये क्या है, शिक्षा का आखिरी और पांचवा उद्देश्य है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार, ठीक है। तो आई होप ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला जो शिक्षा के उद्देश्य था वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न में पहले दोस्त पूछ ले रहा है कि गांधी जी के बेसिक या फिर बुनियादी शिक्षा के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, या इसकी विशेषताओं को आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से बता सकते हैं कि गांधी जी ने 1935 में प्रकाशित अपने लेख में स्पष्ट किया था वह शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोन्मुख विकास में से ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके आगे उन्होंने लिखा है कि इनकी दृष्टि से बालक की शिक्षा, क्या, उनकी दृष्टि से बालक की शिक्षा उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर उसे रोजी रोटी कमाने में समर्थ बनाती है, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया, किसने, गांधी जी ने, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्त्री शिक्षा पर आपको क्या करना है, स्त्री शिक्षा का वर्णन करना है या फिर उसके बारे में अपना मत प्रकट करना है, ठीक है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि महामना मालवीय जी, क्या, महामना मालवीय जी स्त्री को उच्च शिक्षा के समर्थन में थे, मतलब वो चाहते थे कि स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने स्त्री शिक्षा नामक लेख में उन लोगों का खंडन किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, मतलब उन्होंने एक लेख लिखा था, ठीक है, स्त्री शिक्षा शिक्षा नाम का एक लेख लिखा था। उन्होंने उसमें उन लोगों की बुराई की है, उन लोगों का खंडन किया जिन्होंने क्या किया है, स्त्री शिक्षा का विरोध किया, जो चाहते थे कि स्त्रियां ना पढ़ें, ठीक है। उनके अनुसार आपको फिर आगे लिखना रहेगा वो लाइन छोड़ के कि जिस शिक्षा द्वारा पुरुष के मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का प्रकाश होता है, जिसकी सहायता से उनका जीवन उच्च होता है, उसी शिक्षा को पाकर स्त्रियों के मन और हृदय उन्नत ना होकर अधोगति की ओर आकर्षित होंगे। यह कैसी आश्चर्य की बात है कि ऐसी आश्चर्य की बात है कि शिक्षा पुरुषों को प्रकाश की ओर ले जाती है, वहीं स्त्रियों को अंधकार की ओर ले जाएगी। यह कहाँ का विचित्र न्याय है, ठीक है। ये मानवीय जी आपके कहते हैं अपनी कौन सी पुस्तक के अंतर्गत, तो स्त्री शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ वो लिखते हैं। फिर आगे आपको लिखना है कि मालवीय जी ने स्त्री शिक्षा को एक मिनट, समाजोत्थान, ठीक है, समाजोत्थान का मतलब होता है समाज को अग्रसर करना का मूल माना है। उन्होंने नेपोलियन को इस उक्ति का समर्थन किया है, ठीक है। उन्होंने नेपोलियन की इस उक्ति का क्या किया है, मालवीय जी ने समर्थन किया है। कौन सा, मुझे सुयोग्य माताएं दो, किसने कहा था, नेपोलियन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे सुयोग्य माताएं दो और तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि पहले आप हमें सुयोग्य मतलब पढ़ी लिखी माताएं दो, फिर मैं आपको क्या, अच्छा राष्ट्र दूंगा। इस बात का समर्थन कौन करते थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी करते थे, ठीक है। आज का कह रहे हैं इस खंड आ का यानी अतलुगुत्रीय का आखिरी प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, शिक्षा में स्वतंत्रता आपको बताना है। तो इसके बारे में भी आपको जवाब बड़े प्यार से देना होगा। आपको लिखना होगा स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है अपना शासन, ठीक है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है, अपना शासन, अर्थात व्यक्ति अपने अनुशासन में रहता है, जो उस अवस्था को स्वतंत्र कहते हैं, ठीक है। जो उस अवस्था को क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता अनुशासन के अभाव की स्थिति नहीं है। अनुशासन रहित व्यवस्था, क्या, अनुशासन रहित अवस्था को दो स्वच्छंदता
और निरंकुशता कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता इनमें भिन्न अवस्था स्वतंत्रता में किस प्रकार की अराजकता या अव्यवस्था नहीं फैलती। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है स्वतंत्रता वास्तव में एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, फिर आपको आगे लिखना है कि अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना भी अनिवार्य है कि आपकी स्वतंत्रता में किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को ठेस ना पहुंचे। मतलब आप अगर अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से करिए कि दूसरा जो आपके आस पड़ोस में है उसको स्वतंत्रता ठेस ना पहुंचे। मतलब आप स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो आप उसके बगल में बैठ के जोर जोर से गाना गाने लगें। अब उससे उस बच्चे को क्या होगा, ठेस पहुंचेगी, डिस्टर्ब होगा। तो इस प्रकार की आप कोई हरकत ना करें कि अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे को हानि पहुंचाए। ठीक है, फिर आप वहाँ पे एक दो वैज्ञानिक के नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद उनके बारे में लिख दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाल वर्गीज के अनुसार। ठीक है, पाल वर्गीज के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता नियम का पालन करने में निहित है। क्या सच्ची स्वतंत्रता किसमें है? आप किसी नियम, कोई नियम बनाया गया, आप उसी का पालन कर रहे हैं, तो उसी में क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है। स्वतंत्र वातावरण, क्या आगे उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र वातावरण और स्वयं पर नियंत्रण करने के कारण आती है। मतलब कह रहे हैं कि जो ये स्वतंत्र वातावरण और स्वयं पर नियंत्रण करने के कारण ये क्या होती है, स्वतंत्रता आती है। यह त्याग और प्रतिबंधों को, क्या यह त्याग और प्रतिबंधों को सम्मिलित करती है। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा आपके पाल वर्गीज महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि वास्तव में स्वतंत्रता के लाभ उठाने के लिए भी नियम का नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये स्वतंत्रता, शिक्षा में स्वतंत्रता वाला जो है आपका सेक्शन, ये वाला प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त होगा। अब यहीं से आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा के बारे में भी देखते हैं हम लोग। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि खंड बा का मतलब होता है लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न में आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शन नोट करके दे दिए जाते हैं। इसमें भी आपको बता दिया जाता है कि सभी प्रश्न आपको करने हैं और आपको जो आपका जो प्रश्न होगा वो प्रत्येक प्रश्न लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, ये खंड बा का जो है कुछ निर्देश होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको इनडायरेक्टली 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें से आपको केवल 5 प्रश्न करने होते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 प्रश्न, जैसे एक प्रश्न है इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो आप ये कीजिए या अथवा करके एक दूसरा दे दिया जाएगा कि ये वाला कीजिए। तो दोनों में से जो आपको आता है वो कीजिए। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि आपको 10 के 10 सॉल्व करवा दूं। आखिर में 10 में से कोई तो प्रश्न आपका ऐसा रहेगा कि आपको ऐसा कोई ना हो कि जो आपको ना आता हो। ठीक है, और ये समझ के चलिए कि यहाँ से तो आपके बाहर नहीं जाने हैं, तैयारी अच्छे से करते रहिए। मुझे इस बार 80% प्लस नंबर चाहिए। ठीक है, क्या 80% प्लस नंबर चाहिए, इससे कम किसी का नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और दर्शन क्या हैं, एक दूसरों के पूरक हैं, ये आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो आपका जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता। क्या पहला आपको हेडिंग डाल देनी होगी कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा उसमें कि शिक्षा तथा दर्शन के पारस्परिक संबंध को घनिष्ठ रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ तथ्यों का सहारा लिया जा सकता है जो इस प्रकार से हैं। फिर आपको 1 नंबर हेडिंग डालनी होगी और उस हेडिंग में आपको डालना होगा कि दर्शन ही शिक्षा का अग्रगामी है। क्या बताना है आपको कि दर्शन ही शिक्षा का क्या है, अग्रगामी है। ये हेडिंग डालना होगा। अब उसके बाद नीचे आपको लिखना होगा कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता होती है। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें क्या मार्गदर्शन की निरंतर क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस मार्गदर्शन का कार्य दर्शन ही करता है। और जो ये मार्गदर्शन का कार्य है वो कौन करता है, दर्शन ही करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। अतएव स्पेंसर का कथन भी है, यह कथन है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। किसने कहा है, स्पेंसर महोदय ने कहा है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा कि स्पेंसर महोदय के अनुसार, उसके ऊपर आप एक हाईलाइटर रखिएगा, वो चला दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। ऐसा किसका मानना है, तो स्पेंसर महोदय का मानना है। ठीक है, चलिए दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी, 2 नंबर, और उसमें आपको लिखना होगा शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र दर्शन से प्रभावित है। जो शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र है वो क्या है, दर्शन से प्रभावित है। इसमें आपको इस प्रकार से लिखना होगा, हेडिंग डालने के बाद अब आपको लिखना होगा कि दर्शन और शिक्षा को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना रहेगा शिक्षा के विभिन्न अंग यथा, जैसे क्या, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां,
पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा के उद्देश्य वस्तुतः दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। ये सारी चीज़ें किससे होते हैं? दर्शन से ही प्रभावित हो रहे हैं। फिर आगे आपको लिखना है शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र दर्शन से ही प्रभावित होता रहा है। फिर आगे आपको लिखना है दार्शनिक चिंतन का प्रभाव प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक कालीन शिक्षा पर अवश्य पड़ा है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि दर्शन शिक्षा को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। क्या करता है? दर्शन जो है शिक्षा को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने 2 हेडिंग जो है समाप्त कर ली है। अब आपको लिखना है तीसरी नंबर हेडिंग पे। तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी और उसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। क्या लिखना है? कि शिक्षा जो है वो दर्शन का क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। ये हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना रहेगा कि वस्तुतः दर्शन में जिन विचारों की व्याख्या की जाती है, मतलब दर्शन में जिन विचारों की व्याख्या की जाती है अथवा जो विचार दर्शन के सिद्धांतों का रूप लेते हैं, उनका वास्तविक प्रयोग शिक्षा में ही किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर उसके बाद आपको उदाहरण के रूप में लिखना होगा कि उदाहरण के रूप में टैगोर ने दार्शनिक विचारों का कार्यान्वयन शांति निकेतन विश्व भारती में किया गया। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है, कहा जाता है कि शिक्षा के व्यवहारिक क्षेत्र के बिना दार्शनिक सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है और शिक्षा का क्षेत्र दर्शन के बिना शून्य ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तीसरी हेडिंग भी पूरी कर देनी रहेगी। चौथी हेडिंग डालनी रहेगी आपको। आप इतना बड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 200 शब्द आपके अभी पूरे नहीं हुए। कम से कम 4 से 5 हेडिंग में आपको ये 200 शब्द पूरे होंगे। फिर आपको चौथी नंबर हेडिंग डालनी होगी कि प्रसिद्ध दार्शनिक ही शिक्षा शास्त्री बनते हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध दार्शनिक होते हैं वही क्या बनते हैं? शिक्षा शास्त्री बनते हैं। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आगे इसमें हेडिंग डालना रहेगा ये कि प्रसिद्ध दार्शनिक ही शिक्षा शास्त्री बनते हैं, चौथी नंबर हेडिंग। फिर आपको इसमें लिखना रहेगा कि इस तथ्य पर विचार करें तो सुकरात, प्लेटो, ठीक है, अरस्तु, लॉक, पेस्टोलॉजी, ड्यूबिक, स्पेंसर आदि पाश्चात्य दार्शनिक ही शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। भारत में भी महात्मा गांधी, टैगोर, विवेकानंद, अरविंद आदि अपने समय के दार्शनिक रहे हैं और इनके विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन भी किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये चौथी हेडिंग भी पूरी कर सकते हैं। पांचवी हेडिंग और आखिरी हेडिंग आपकी ये रहेगी कि शिक्षा की दर्शन पर निर्भरता। जो शिक्षा है वो दर्शन पे क्या करता है? निर्भर करता है। ये हेडिंग आपको डालनी है। फिर इसमें आपको लिखना है कि वस्तुतः शिक्षा और दर्शन के बीच अन्योन्यश्रेयित संबंध है। क्या है? अन्योन्यश्रेयित संबंध है। दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और शिक्षा उसे क्या करती है? ग्रहण करती है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि शिक्षा क्या करती है? उसका ग्रहण करती है। शिक्षा का स्वरूप, अनुशासन, विद्यालय की व्यवस्था आदि के लिए शिक्षा केवल दर्शन ही आश्रित होती है। इस संबंध में कौन आपके तो जेंटाइल महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? कि शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। क्या? शिक्षा को जो वास्तविक स्वरूप है उसे आप नहीं समझ सकते हैं यदि व्यक्ति दर्शन की गंभीर समस्याओं की चिंतन किए बिना ही शिक्षा प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हुआ? 5वां नंबर हेडिंग भी समाप्त हुआ। ठीक है, यह आपका रहा दूसरा नंबर प्रश्न। अब मान लीजिए आपको ये आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न आपको और दे दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। कौन सा दे दिया जाता है? तो वो आपसे पूछ ले रहा है तो यहाँ पे अथवा करके कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक के गुण बताइए। ठीक है, वेदांत दर्शन के अनुसार आपको शिक्षक के क्या बताने हैं? गुण बताने हैं। ठीक है, तो वो बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसको आपको बड़े आसानी से दे देना है। इसका जवाब कुछ आपको इस प्रकार से देना है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार, ठीक है, क्या लिखना है? कि अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसने सत्ता की अनुभूति कर ली हो तथा जो स्वयं जीवन मुक्ति हो। ठीक है, आगे आपको वो वाली लाइन छोड़ के दूसरे लाइन से लिखना है कि श्री रामानुज के अनुसार, किसके? श्री रामानुज के अनुसार अध्यापक से पूर्ण ज्ञानी होने की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा, परंतु वह अपूर्ण होते हुए भी शिक्षार्थी की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। फिर आगे आपको लिखना है कि ज्ञान तथा आचार की दृष्टि से उसे इतना पूर्ण होना चाहिए कि विद्यार्थी उसे ज्ञान के साक्षात रूप में स्वीकार कर सके। अध्यापक का व्यक्तित्व तथा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी की श्रद्धा का पात्र बन सके। उसका ज्ञान इतना पूर्ण तथा इसके विचार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि वह छात्र की शंकाओं का निवारण कर सके। ठीक है, फिर आपको वो लाइन छोड़ देनी होगी। फिर दूसरे लाइन से लिखना होगा कि वेदांत का मत
वेदांत मत के अनुसार अगर देखें तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी को गुरु बनाना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब किसी को आपको क्या करना होगा, गुरु बनाना होगा, ये अनिवार्य माना जाता है। वेदांत के अनुसार शिक्षक से एक और अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों के व्यक्तित्व का क्या क्या समादर करे तथा करे, आत्मत्व उनके आत्मत्व समझे तथा क्रमशः भिन्नताओं में एकता देखने का अभ्यास करे। इस प्रकार से वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक के गुण आपको यहाँ पे समझ में आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ ले रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है कि जैन दर्शन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, आपको जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं। तो आपका जवाब, आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि अन्य भारतीय दर्शनों के समान, क्या अन्य भारतीय दर्शनों के समान जैन दर्शन में भी शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति की ओर प्रवृत्त करना है। ठीक है, मतलब वो भी चाहता है कि व्यक्ति जो है ये क्या संसार सागर से मुक्ति पा जाए। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करवाना है। ठीक है, सम्यक ज्ञान संदिग्ध और दोष रहित है। मतलब जो सम्यक ज्ञान होता है वो क्या होता है, उसके आप ऊपर संदेह नहीं कर सकते हैं, और वो दोष रहित भी होता है। ठीक है, फिर आपको आगे वो वाली लाइन छोड़ के लिखना होगा कि जैन दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन तथा सम्यक चरित्र का विकास करने पर समान रूप से बल देता है। ठीक है, जिस प्रकार से वो सम्यक ज्ञान चाहता है उसी प्रकार से चाहता है कि वो सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र भी प्रदान कर सके। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि सम्यक दर्शन का कार्य एक और ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन को संवेदनशील बनाना है, तो दूसरी ओर व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। ठीक है, फिर आपको आगे लिखना रहेगा कि जैन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का इस प्रकार समुचित विकास करना है जिससे सम्यक ज्ञान की प्रतीत हो, क्या हो, कि सम्यक ज्ञान की प्रतीत हो, श्रद्धा हो, भावनाओं का उन्मेष हो तथा चरित्र में ज्ञान एवं विश्वास की परिणति हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। फिर आगे वो वाली लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना होगा कि जिस व्यक्ति का इस प्रकार समन्वित विकास हो जाता है उसके व्यवहार में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें कुछ 7 लक्षण आपको दिखाई देंगे। वो सातों लक्षण कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला, आपको पंच महाव्रत को जीवन का अंग बनाया, मतलब पहले जो आपके पंच महाव्रत हैं उसको आप क्या करेंगे, जीवन का अंग बना लेंगे। फिर आगे दूसरा, जीव की हिंसा ना करना, आप जीव की हिंसा करना बंद कर देंगे। संयमित होना, आप अपने ऊपर नियंत्रण संयमित रह पाएंगे। ठीक है, फिर 10 प्रकार के धर्मों का जीवन में परिलक्षित होना, 10 प्रकार के धर्मों का क्या करेंगे, आप अपने जीवन में परिलक्षित आपके ऊपर दिखाई पड़ने लगेगा। जो पांचवा लक्षण है वो ये इस प्रकार से है कि जीव तथा संसार का सही ज्ञान होना आपको हो जाएगा। फिर छठा लक्षण, आपको कष्टों का सहन कर सकना, ये भी आपका हो जाएगा। और 7वां नंबर पे हो जाएगा कि जीवन से में सच्चरित्र क्या सच्चरित्रता के गुणों का हीना, ठीक है, का होना चाहिए, हीना तो यहाँ पे होना, ये भी आपका क्या हो जाता है, 7वां लक्षण हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे ये आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी में मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आपको अथवा दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षा में प्रकृतवाद से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पे पूछ ले रहा है कि शिक्षा में प्रकृतवाद से क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको ये भी जवाब देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं कि प्रकृतवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। ठीक है, क्या मानता है, प्रकृति को पूर्ण वास्तविकता मानता है। यह लौकिक व पारलौकिक को नहीं मानता है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, यह किसका मानना है, प्रकृतवाद का मानना है। उसके आगे आपको लिखना होगा, 1-2 वैज्ञानिक के नाम लिख देने होंगे। जैसे आपको लिखना होगा, रास महोदय का कहना है कि
क्या प्रकृतवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है, ना कि शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन वस्तु का है। ठीक है, यहाँ पे प्रथम स्थान किसका माना गया है, बालक का माना गया है। दूसरा यहाँ पे आपको एडम्स लिखना होगा, एडम्स महोदय के अनुसार, और वहाँ पे उनके बारे में बताना होगा कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा में प्रकृतवाद का अर्थ उन सब पद्धतियों से है जो विद्यालयों और पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर रहती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या तीसरा नंबर प्रश्न भी यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा का पहला और अथवा करके जो था ये दोनों का दोनों आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट फिर से एक बार कह रहा हूँ कि फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है मेरे दोस्त कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक के कार्य बताइए। क्या आपको बताने हैं, शिक्षक के कार्य आपको बताने हैं। किसके अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार आपको शिक्षक के कार्य बताने हैं। ठीक है, ये आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और दे दिया जाता है कि लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखता हूँ। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, वास्तव में किसी को किसी के द्वारा कभी शिक्षा नहीं दी जाई गई है। ठीक है, हमने ये इसका इनका कथन है। उसके बाद आपको लिखना है कि हम में से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। ब्रह्म बाह्य शिक्षक केवल मुझ ऐसे सुझाव देते हैं, क्या केवल ऐसे सुझाव देते हैं जिनसे आत्मा कार्य करने को समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा कि इस प्रकार स्वामी जी ने शिक्षक को बालक के मित्र, परमदर्शता परम आदर्शता, ठीक है, उसके बाद आपको और पथ प्रदर्शक का स्थान दिया है। इस रूप में शिक्षक की मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, आपको यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ इनके कार्य करीब करीब 5 से 6 कार्य बताए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला कार्य इन्होंने ये बताया है कि शिक्षक को बालक के निकट घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो शिक्षक होता है वो बालक के निकट रहे, उससे घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित करे, जिससे उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। दूसरा कार्य ये होता है कि शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों में अपनी पूर्ण शक्ति का आत्मसात कर देना चाहिए। जो शिक्षक है वो क्या करे, शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियां जो होती हैं उसमें अपनी पूर्ण शक्ति, अपनी पूरी शक्ति का क्या कर देना चाहिए, आत्मसात कर देना चाहिए। तीसरा उन्होंने जो है क्या बताया है, उद्देश्य जो बताया है। ठीक है, उन्होंने जो कार्य बताया है, उद्देश्य कह रहे हैं, कार्य शिक्षक का कार्य बताया है, वो क्या बताया है तीसरा, कि शिक्षक को बालक के प्रति असीम प्रेम, अत्यंत धैर्य और वास्तविक सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है, चौथा कार्य उन्होंने शिक्षक का ये बताया है कि शिक्षक को बालक को संसार के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। पांचवा उन्होंने कार्य ये बताया है कि शिक्षक को बालक के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। ठीक है, और छठा और आखिरी कार्य ये बताया है कि शिक्षक द्वारा बालक को इस प्रकार की सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे वह अपने हाथों, पैरों, कानों, आँखों आदि के का प्रयोग करके अपनी बुद्धि का विकास कर सके। इन सभी प्रकार के क्या करने चाहिए, उसको अवसर प्रदान करवाने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है विवेकानंद के अनुसार शिक्षक के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या, उसी में जो अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है, ये आता है तो कीजिए, नहीं दूसरा कीजिए। इसमें आपसे पूछ लिया गया है कि लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है, लोकतंत्रीय शिक्षा के आपको यहाँ पे उद्देश्य बताने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे आराम से बता देंगे। आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि जॉन डीवी ने लिखा है, क्या लिखा है, कि लोकतंत्र केवल सरकार का रूप ना होकर के इससे भी कुछ अधिक है। ठीक है, अभी तक आप लोग लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो सरकार के रूप में लेते थे, लेकिन आप सरकार के रूप में ही ना लें, इसको अलग भी ले सकते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, बृहद है। ठीक है, आगे आपको लिखना है कि यह मुख्यतः सहयोगी जीवन, क्या, यह मुख्यतः सहयोगी जीवन और सम्मिलित रूप में किए गए अनुभव की विधि है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, तो अनुभव की विधि है। व्यक्ति का निर्माण करने के लिए लोकतंत्रीय शिक्षा के कुछ उद्देश्य होने आवश्यक हैं। ठीक है, ये उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो पहला उद्देश्य है लोकतंत्रीय शिक्षा में सामान्य उद्देश्य, और लोकतंत्रीय शिक्षा में अनिवार्य उद्देश्य, ये आपका दूसरा उद्देश्य है। ठीक है,
ठीक है, तो पहला देख लेते हैं क्या लोकतंत्रीय शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। ठीक है, लोकतंत्रीय शिक्षा के निम्न सामान्य उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ आपको 8 उद्देश्य ध्यान में रखने हैं। पहला उद्देश्य आपका ये आ जाता है, प्रेम और सहयोग के आधार पर परिवार और समाज की उपयुक्त सदस्यता का विकास करना। ये आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि व्यावसायिक कुशलता और व्यावसायिक नैतिकता का विकास करना। ठीक है, ये आपका दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि आत्म उन्नति के लिए लाभप्रद ढंग से प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना। ये आपका तीसरा उद्देश्य होना चाहिए। चौथा उद्देश्य ये बताया गया है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति करना। ये आपका चौथा उद्देश्य बताया गया। पांचवा उद्देश्य ये बताया गया है कि मस्तिष्क और बुद्धि का प्रशिक्षण करना। ये क्या है, आपका पांचवा उद्देश्य है। छठा उद्देश्य ये बताया गया है कि चरित्र और अनुशासन का विकास। ठीक है, सातवां उद्देश्य ये बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में नैतिक क्या नेतृत्व का प्रशिक्षण। ठीक है, आठवां उद्देश्य ये बताया गया है कि अवकाश प्रदान करने की क्षमता प्रदान करना। क्या अवकाश प्रदान करने की क्षमता प्रदान करना। ये आपके 8 उद्देश्य बताए गए हैं लोकतंत्रीय शिक्षा के। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरी नंबर हेडिंग, लोकतंत्रीय शिक्षा के अनिवार्य उद्देश्य। इसमें भी कुछ आपको 8 7 से 8 उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसमें पहला उद्देश्य ये आ जाता है कि समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना। क्या समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का क्या करना, विकास करना। दूसरा उद्देश्य ये आ जाता है कि व्यक्ति को आर्थिक संपन्न बनाना। तीसरा उद्देश्य आपका ये आ जाता है कि व्यक्ति की रुचियों का विकास करना। चौथा उद्देश्य कुछ इस प्रकार से आपका आ जाता है कि अच्छी आदतों का निर्माण करना। पांचवा उद्देश्य आपका ये आ जाता है कि व्यक्ति में समाज दृष्टिकोण को विकास करना। क्या व्यक्ति में जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसका क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। छठा उद्देश्य आपका ये आ जाता है कि कुशलता की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, और सातवां उद्देश्य आपका ये आ जाता है कि नागरिकता का प्रशिक्षण देना। और आठवां उद्देश्य कुछ इस प्रकार से आपका आ जाता है कि उच्च लक्षणों के लिए व्यक्ति व समाज का निर्माण करना। ये आपके क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 8 उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका चौथे का पहला और दूसरा जो है अथवा करके जो दिया गया था, दोनों का दोनों आपका क्लियर हो चुका है। दूसरे, तीसरे और चौथे का क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब पांचवें नंबर को हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका पूछ रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको, जो यथार्थवादी शिक्षा है इसका उसका जो उद्देश्य है उसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि यथार्थवाद के अनुसार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को विद्वान बनाना नहीं है, क्योंकि विद्वान पराया शाब्दिक और बौद्धिक स्तर तक ही रहता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है, शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक जीवन को सुचारू रूप से जीने वाली कला सिखाना है। व्यवहारिक जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश का पूर्ण तथा समग्र ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सके तथा प्रचलित सामाजिक संगठनों के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आपको इस प्रकार से लिखना होगा, वो लाइन छोड़ के, कुछ प्रमुख यथार्थवाद विचारकों के अनुसार शिक्षा के निम्न प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं, तो पहले आप क्या जाते हैं, कौन, व्हाइट हेड महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को कोई तकनीक, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, राशि तथा कलात्मक सिखाना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो छात्रों को कोई तकनीकी, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तकनीकी, उसके बाद दूसरा विज्ञान, तीसरा सामान्य ज्ञान, चौथा राशि, उसके बाद कलात्मक सिखाना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि उसी शिक्षा के सभी अंग परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होने चाहिए। ठीक है, ये किसका मानना है, तो व्हाइट हेड महोदय जी का मानना है। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं कौन, रॉस एल फिने महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को इस प्रकार का निर्माण कराना है कि वे सामाजिक संस्थाओं का अपना दायित्व निभा सकें। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है वो वाली लाइन छोड़ के कि यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख ध्येय जीवन को सुखी बनाना और वास्तविक बनाना है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को इस योग्य बनाए कि वह अपने प्रत्येक जीवन संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यथार्थवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, पहले आपको बताने हैं। पहला नंबर डाल के लिख देना है कि आत्मरक्षा
अर्थात स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना। दूसरा ये कि जीविकोपार्जन, क्या जीविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना अर्थात व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा, गृहस्थ जीवन दक्षता पूर्वक निर्वाह करने योग्य बनाना। ठीक है। उसके बाद आपका जो चौथा नंबर आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, चौथा नंबर ये आ जाता है समाज और राज्य के लिए उपयोगी एवं उत्तरदायी बनना। ठीक है। पांचवा आपका आ जाता है कि अवकाश को स्वस्थ कार्यों, क्या अवकाश को स्वस्थ कार्यों, स्वस्थ मनोरंजन द्वारा व्यतीत करके सुखी अनुभूतियों को आनंद लेने योग्य बनाना है। ठीक है। इस प्रकार से यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा, मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लेता है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की विशेषता आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है। तो प्रयोजनवाद के अनुसार आपको शिक्षा की विशेषता बतानी रहती है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आपको ये डालनी होगी कि शिक्षा का सामाजिक कार्य, क्या शिक्षा का सामाजिक कार्य आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है। इसमें ये बताना होगा कि प्रयोजनवादियों का कहना है, ये पहली हेडिंग डालनी होगी आपको। ठीक है। पहली हेडिंग क्या होना चाहिए, शिक्षा का सामाजिक कार्य। ठीक है। इसमें आपको लिखना है प्रयोजनवादियों का कहना है कि शिक्षा की प्रमुख विशेषता उसका सामाजिक कार्य है। उसके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसका विकास सामाजिक संदर्भ में होना चाहिए तथा उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालनी होगी कि बालक का वास्तविक जीवन अनुभव, क्या डालना होगा कि बालक का वास्तविक जीवन अनुभव। इसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा को बालक को वास्तविक जीवन अनुभव प्रदान कराना चाहिए। प्रयोजनवादी ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करने को कोई महत्व नहीं देते हैं। ठीक है। इनके अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो कुछ करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिखना है कि दूसरे शब्दों में करके सीखना ही वास्तविक शिक्षा है। अतः प्रयोजनवादियों के अनुसार बालक को अपनी स्वयं की क्रियाओं और अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। तीसरी हेडिंग आपको इस प्रकार से डालनी होगी कि बालक का महत्व, क्या डालना होगा, बालक का महत्व। इसमें आपको डालना होगा कि प्रयोजनवादी शिक्षा, क्या प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसके अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। ठीक है। फिर आगे आपको लिखना है वह बालक को बालक ही मानते हैं, अतः उसे दी जाने वाली शिक्षा उसकी शक्तियों, रुचियों, रुझानों और उसके बाद क्या आवेगों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। चौथी हेडिंग आपको ये डालनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, ये डालनी होगी कि शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, क्या शिक्षा की लोकतंत्रीय प्रक्रिया आपको डालनी होगी। फिर इसमें आपको लिखना होगा कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया लोकतंत्रीय है, क्या है, लोकतंत्रीय है। शिक्षा और लोकतंत्र में बहुत सी बातें एक सी हैं, क्योंकि दोनों व्यक्ति और उसके गुणों पर बल देते हैं। प्रयोजनवादी किसी निश्चित सत्य पर में विश्वास नहीं करते। फिर आगे आपको लिखना है यही कारण है कि वह मनुष्य की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियाँ आदि कुछ भी निश्चित नहीं करते हैं। फिर आगे आपको लिखना है केवल उनके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपका जो ये है प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा की विशेषता, ये वाला प्रश्न यहीं पे आपका समाप्त होता है। ठीक है। और आपके जो लघु उत्तरीय का प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न आपके सामने आ जाता है, प्रश्न नंबर 6। ठीक है। इसमें भी आपसे दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो के दोनों प्रश्न दिए गए हैं, ये इस्लामिक दर्शन के अनुसार और एक सांख्य दर्शन का। ठीक है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ठीक है। फिर अथवा करके दे दिया गया है, आपको आता है तो यही कर लीजिए, नहीं आता तो ये कर सकते हैं सांख्य दर्शन का शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना रहता है। तो पहला हम देखते हैं कि इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है। इसके अनुसार देखें तो शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, करीब करीब 8 से 9 उद्देश्य आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको लघुत्तरीय लिखना है, 200 शब्द में ही पूरा कर देना है। तो आप यहाँ पे जो है 4 ही उद्देश्य लिख के इनको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। 200 शब्द आपके वहीं पे पूरे हो जाएंगे। 4 या 3 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 के 4 बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि इस्लाम दर्शन मोहम्मद साहब का दर्शन है। किसका है, मोहम्मद साहब का दर्शन है। हजरत
हज़रत मोहम्मद ने इस्लाम दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षा का सहारा लिया। ठीक है, इसे परिप्रेक्ष्य में इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य निम्न है। ठीक है, कौन कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पे पहले आपको हेडिंग डाल देनी होगी कि ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। आपको ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य, ये पहला क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, पहला उद्देश्य ये है, इस्लामिक शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है कि हजरत मोहम्मद द्वारा क्या, हजरत मोहम्मद द्वारा रचित कुरान के संकेतों के से मालूम होता है कि हर किसी को, चाहे वह मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान का निजाम अर्थात मुक्ति का साधन है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित, क्या, ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित होकर ही व्यक्ति धर्म एवं अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति हेतु अरब वाले पूरब में पश्चिम क्या बोलते हैं, पूरब और पश्चिम दोनों ओर गए। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है, वे जहां भी गए अपने मजहबी ज्ञान को साथ रखे रहे और उनका प्रचार भी किया। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका पहली हेडिंग समाप्त होती है। दूसरी हेडिंग आपको ये डालनी होगी कि आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य क्या रहता है, कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास का उद्देश्य, ये भी एक उद्देश्य रहता है किसका, इस्लाम दर्शन का। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि कुरान के अनुसार मनुष्य को सही ज्ञान मिलने से उसका आध्यात्मिक और नैतिक विकास होता है। इस्लाम धर्म इस बात पर जोर देता है कि यदि मनुष्य का आचरण शुद्ध एवं नैतिक होता है तो उस पर अल्लाह का फजल, या फिर जिसे हम दया कहते हैं, होती है। ठीक है, आगे लिखा है, कुरान के अलावा अन्य उपदेश ग्रंथों में यह लिखा पाया जाता है कि तुम खुदा को और दुनिया की दौलत के सॉरी, यहाँ पे आपको लिखा ये मिलता है कि तुम खुदा को और दुनिया की दौलत को एक साथ पाने की आशा नहीं रख सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस्लामिक दर्शन लौकिक जीवन की अपेक्षा पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व देता है। वो लोग, लौकिक का मतलब होता है जो आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा वो पारलौकिक मतलब हमें जो है मरने के बाद जो जीवन मिलने वाला है, उस पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो हेडिंग आपको डालनी है वो ये डालनी है कि सामाजिक विकास का उद्देश्य। सामाजिक विकास का उद्देश्य भी ये क्या, तीसरा उद्देश्य हो जाता है। इसमें आपको इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद लिखना रहेगा कि सामाजिक भावना का विकास इस्लामी शिक्षा का महान उद्देश्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, महान उद्देश्य है। इस्लाम धर्म ने अलग अलग समाज बनाया और इस्लामी शिक्षा भी उसी विशिष्ट समाज के लिए संगठित हुई। ठीक है, इसका आरंभ परिवार से हुआ। इस्लाम को मानने वाले, ठीक है, कि मानने वाले में एक कहावत प्रचलित है। क्या प्रचलित है, दान में सोना देने की अपेक्षा व्यक्ति को ज्ञान देना अधिक अच्छा होता है। उनका ये मानना है कि दान में अगर किसी को आप सोना देते हैं तो उससे अच्छा ये होगा कि आप उसको किसी चीज़ के बारे में ज्ञान दें। ठीक है, इससे सामाजिक भावना का विकास होता है। कुरान का उपदेश लोगों को समूह में बांधता है, जिससे आपसी मेल, एकता, भाईचारा भी बढ़ता है। इस्लाम धर्म रोज समाज जा रोजा, ठीक है, उसके बाद समाज, जक़ात, हज, एक अल्लाह और उसके पैगंबर में विश्वास पर बल देता है। इन्होंने प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक कर्तव्य बताया है। व्यवहारिक तौर पर जो शिक्षा प्रतिदिन के जीवन के में सामूहिक खान-पान, रहन-सहन, तौर तरीकों से मिलती है, उसी के द्वारा सबसे अधिक सामाजिक विकास संभव होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा ही क्या होता है, अधिक सामाजिक विकास संभव होता है। ये आपकी तीसरी हेडिंग भी यहीं पे समाप्त होती है। चौथी हेडिंग और आखिरी हेडिंग ये उद्देश्य का है कि व्यावसायिक, आर्थिक एवं भौतिक विकास का उद्देश्य, ये भी क्या हो जाता है, इस्लामी दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य हो जाता है। इसमें ये बताया गया है कि युवक मोहम्मद साहब स्वयं कारवां बनाकर व्यापार करने दूर दूर देशों की यात्रा करते थे। ठीक है, वह एक तीव्र प्रतिभा के धनी थे। ऐसी प्रतिभा के साथ पुस्तकों से ज़्यादा वहाँ देश देशांतर के यातायात तथा तरह तरह के लोगों की संगति
का फ़ायदा उठाकर व्यापार करते थे। कुरान में भी ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे कि इस्लामी शिक्षा का व्यावसायिक व आर्थिक उद्देश्य मालूम होता है, ठीक है। भारत में भी मुसलमान सौदागर अरब देश से 7वीं शताब्दी में आए और व्यापार करते हुए वापस ऊँटों पर लदकर अपने देश चले गए। बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ पर मुस्लिम शासन की नींव डाली, ठीक है। इन विवरणों से ज्ञान होता है कि कुरान के मानने वाले इस्लामी शिक्षा का एक उद्देश्य व्यावसायिक, आर्थिक और भौतिक विकास मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, ये प्रश्न आपका यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और भी इसके 7 से 8 उद्देश्य हैं, लेकिन ये आपके 4 मुख्य उद्देश्य थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं अथवा करके पूछ ले रहा है कि सांख्य दर्शन क्या शैक्षिक महत्व स्पष्ट कीजिए। जो सांख्य दर्शन का शैक्षिक महत्व है वो क्या है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सांख्य दर्शन का शैक्षिक महत्व स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए सांख्य दर्शन महत्वपूर्ण योगदान है। सांख्य दर्शन बालक के शरीर, प्रकृति, परिवेश तथा उसमें निहित आत्मा दोनों को उचित स्थान प्रदान करता है। फिर आगे आपको लिखना है, सांख्य द्वारा प्रस्तुत बाल विकास की विवेचना बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक तथा बाल विकास की दृष्टि से अध्यापक को ऐसी नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसमें शरीर, इंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि आदि विभिन्न ज्ञानात्मक अंगों के विभिन्न का अवस्थावार विवेचन मिलता है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना है कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित अवस्था क्रम के अनुसार पाठ्यक्रम सर्वथा मनोवैज्ञानिक आधारों पर बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना है कि उनमें आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की ज्ञान की शाखाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। फिर आगे आपको लिखना है, ज्ञान प्राप्ति की जिन विधियों का उल्लेख सांख्य दर्शन में मिलता है वह सभी किसी न किसी रूप से आधुनिक अध्यापन विधियों से प्रतिबिंबित होती है, ठीक है। फिर आगे आपको लिखना है, सांख्य मत में एक ओर यदि प्रत्यक्ष विधि का आग्रह तो दूसरी ओर शब्द विधि का महत्व कम नहीं आंका गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो है यहीं पे दूसरा प्रश्न जो है ये समाप्त होता है। थोड़ा बहुत और बढ़ा के लिखना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्तमान भारतीय सामाजिक ढांचे को देखते हुए शिक्षा को जो समन्वयकारी विवेचना सांख्य दर्शन मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना कठिन है, ठीक है। फिर इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। फिर यहीं से आपका मेरे प्यारे दोस्त खंड सा स्टार्ट हो जाता है। खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें जो है आपके 2 प्रश्न दिए जाते हैं। 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं। 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होता है, और आपके कुल मिला के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 4, जिनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करने रहते हैं, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से रहते हैं, जैसे यहाँ पे आप 7वां नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे कि लोकतंत्र में क्या मेरे प्यारे दोस्त कि लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। सॉरी, एक मिनट, लोकतंत्र में शिक्षा पर क्या करनी है, आपको एक टिप्पणी रखनी है, ध्यान में रखिएगा। ये अगर मैं आपको 4 के चारों प्रश्न करने का प्रयास करवाऊं भी तो एक एक प्रश्न में आधा आधा घंटे लग जाएंगे, और आपके करीब करीब 2 घंटे यहीं पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और पढ़ाते पढ़ाते जो है मेरा भी मन थोड़ा अब जो है क्या उबने लगा है, तो क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कुछ मोटी मोटा जानकारी ले लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। फिर 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का भारतीय शिक्षा व्यवसाय में क्या स्थान है, ये आपको स्पष्ट करना है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद क्या है, शिक्षा के सिद्धांत और कार्य प्रणाली को इसने कहाँ तक प्रभावित किया है, ये आपको यहाँ पे बताना रहता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके 4 के 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करने रहते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 500 शब्दों में होना चाहिए, मतलब आपके टोटल 1000 शब्द यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने जो है आपका क्या अतलगुत्ती वाला सेक्शन पूरा कवर करवा दिया है, ठीक है।
क्या अति उत्तरीय वाला सेक्शन कवर करवा दिया है, फिर लघु उत्तरीय वाला कवर करवा दिया है। दीर्घ उत्तरीय वाले को इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा कवर कर पाना मुश्किल है, ठीक है। आपके पास जो भी गाइड वगैरह है वहाँ से इन प्रश्नों को देखिए और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। एक दो बार घर पे लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपकी हैबिट बनी रहे, ठीक है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको परेशानी ना उठानी पड़े। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।